पिछले भाग में आपने देखा कि अनिरुद्ध अनुराधा से मिलने हॉस्पिटल आता है, जिससे अनुराधा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कृति ले जाओ इस बदमाश को, इसके जोक खत्म ही नहीं हो रहे और ना मेरा हंसना। अनिरुद्ध ने मौके का फायदा उठाया और कृतिका को कमरे से बाहर ले गया। तुमने मुझे अफरोज के बारे में पता लगाने को कहा था ना। एक पुलिस वाला मेरा दोस्त है जिसने उससे जुड़ी काफ़ी बातें मुझे बताई। पुलिस के लिए वह छोटा मोटा चोर है, इसलिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनिरुद्ध ने एक छोटी सी फाइल कृतिका को दी जिसमें अफरोज से जुड़ी सारी डिटेल्स उसने कलेक्ट की थी। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, कृतिका ने उस फाइल को लेते हुए कहा। अरे यार, तुम ना थैंक्स कहने की एटीएम मशीन हो, जिसके मुंह से हर वक्त थैंक्स बाहर आता ही रहता है। अनिरुद्ध ने उसे डांटा, फिर आगे कहा, एक बात और, मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हें जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। कृतिका को भी इस बात का एहसास था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, फिर भी वह लगातार जॉब के लिए फिल्म एंड टेलीविज़न कंपनीज और अदर मैनेजमेंट कंपनीज में अप्लाई करती रही थी। भले ही वह इस काम में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके असिस्टेंट वाले जॉब के वर्क एक्सपीरियंस को देख कोई छोटी कंपनी तो कम से कम उसे ज़रूर अपॉइंट करती। इसलिए उसने अनिरुद्ध को इस बारे में फ़ोन पर बताया था और उसके लिए कहीं जॉब भी ढूंढने को कहा था। और एक रिपोर्टर होने के कारण अनिरुद्ध की इतनी जान पहचान तो थी कि वह किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सके। उसे जवाब मिल गया था, ये तुम्हारे पगलेट पप्पा का काम है। यह सुन कृतिका उसे देखने लगी और फिर अनिरुद्ध शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया, सॉरी, मुझे तुम्हारे पापा के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चाहे बीरेंद्र कितना भी बुरा क्यों न था तो वह कृतिका का पिता। लेकिन अनिरुद्ध के मन में उसके लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। फगलेट पप्पा सुनकर कृतिका जोर से हंस पड़ी। कोई बात नहीं, वह इसी के लायक है। ठीक है, आगे से मैं उनके बारे में उटपटांग बोलने से हेजिटेट नहीं करूँगा। कृतिका के बुरा ना मानने पर अनिरुद्ध ने रिलैक्स होते हुए कहा, तुम्हारे सन की पापा राठौर कॉरपोरेशन से छोटी सभी कंपनीज को डराकर वहां भेजे तुम्हारे जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा रहे हैं, और जो कंपनीज राठौर कॉरपोरेशन से बड़ी है वहां के छोटे लेवल पर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को घूस देकर तुम्हारी एप्लीकेशन को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने से पहले ही गायब करवा दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारी अच्छी खासी जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद भी कोई तुम्हें जॉब ऑफर नहीं कर रहा। यह सुन प्रीतिका उदास हो गई। तब मुझे किसी और सेक्टर में जॉब ढूंढना होगा। प्रॉब्लम बस इस बात की थी कि किसी और सेक्टर में काम का कृतिका के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। साथ ही उसकी स्टडी भी 12th तक की ही थी, क्योंकि ग्रेजुएट होने से पहले ही उसकी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी। चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। हाल ही में ओबराय कॉरपोरेशन ने रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है, अनिरुद्ध ने कहा। थोड़ी दूर एक कोने में छिपे बलवंत और सेरा भी दोनों की बातें सुन रहे थे। निखिल ने उन्हें कृतिका को ओबराय कॉरपोरेशन के ऑफिस में इंटरव्यू देने जाने के लिए कहने का ऑर्डर दिया था। उन्हें किसी ऐसे तरीके से कृतिका को बताना था जिससे उन्हें शक न हो कि ऐसा करने के लिए उन्हें निखिल सर ने कहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनिरुद्ध ही ये बात कृतिका को बताने वाला है। अनिरुद्ध के कारण दोनों की टेंशन दूर हो गई थी। ओबराय कॉरपोरेशन, इस कंपनी का नाम सुनते ही कृतिका के मन में सबसे पहले निखिल का ख्याल आया। ऐसे तो उसका निखिल के साथ कोई रिश्ता नहीं था, वह वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसे ओबराय कॉरपोरेशन में काम करना थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी इन बातों में सर खपाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा अब तक वह कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी। इस तरह से तो शायद ही उसे कहीं जॉब मिल पाए, और अगर उसे वहाँ जॉब मिल जाता है तो भी ओबराय कॉरपोरेशन इतनी बड़ी कंपनी है कि शायद ही कभी निखिल ओबराय का ध्यान उस पर जाएगा। साथ ही
उसे सच में यह लगता था कि वह उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा। हाँ, ओबराय कॉरपोरेशन उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में किस्मत से इस वक्त कुछ जगह खाली है। मुझे भी उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला है, अनिरुद्ध ने कहा। जब भी पब्लिक में लिस्ट किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ अफवाह उठती थी तो ओबराय कॉरपोरेशन का पीआर डिपार्टमेंट अनिरुद्ध को कॉल करके उससे उस मैटर पर डील करता था। कई बार अनिरुद्ध उनके पीआर डिपार्टमेंट की जानकारी में आने से पहले ही अफवाहों से जुड़े आर्टिकल पब्लिश कर देता था। इसके बावजूद भी उन्हें अनिरुद्ध को कॉल करना पड़ता था। इसी कारण अनिरुद्ध ओबराय कॉरपोरेशन के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के बारे में और उनके काम करने के तरीके के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता था। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मेरी उनकी पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ अच्छी जान पहचान है, इसलिए यह पता चलते ही कि वे नए वर्कर रिक्रूट करने वाले हैं, मैंने तुरंत उन्हें तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया। लेकिन मैं बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। आगे वे तुम्हें हायर करते हैं या नहीं, यह तुम्हारे टैलेंट पर निर्भर करता है। तुम्हारा नाम ओबराय कॉरपोरेशन में रिकमेंड करने का एक कारण और भी है, वह यह कि ओबराय कॉरपोरेशन में तुम्हारे सन की पिता की कोई पहुंच नहीं, वह वहां तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। और हाँ, तुम्हारे तेज़ दिमाग की भी तारीफ मैंने वहाँ की थी। मैंने उन्हें बताया कि सोनाली को एक्सपोज करने के लिए जो आर्टिकल्स मैंने पब्लिश किए थे उन्हें किस तरीके से पब्लिश करना है यह तुमने मुझे बताया था। तुम्हारी इसी आइडिया के कारण मुझे लगा था कि तुम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे से काम कर लोगी और मैंने तुम्हारा नाम उन्हें रिकमेंड कर दिया। प्लीज़ तुम बुरा मत मानना कि मैंने सोनाली वाली बात उन्हें बताई। कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे थे वह मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रहे थे। मैं बस असिस्टेंट वाला काम थोड़ा बहुत समझती हूँ, बाकी किसी और काम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अगर तुम मेरा नाम वहाँ रिकमेंड नहीं करते तो अब तक तो वह मुझे रिजेक्ट भी कर चुके होते। कृतिका को कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने उन्हें धमकी भी दी है कि अगर सोनाली वाले मैटर का आइडिया तुम्हारा था यह बात किसी और से शेयर करेंगे तो मैं ओबराय कॉरपोरेशन से जुड़ी सीक्रेट अपने आर्टिकल्स में पब्लिश करने लगूंगा। अनिरुद्ध ने फिर से कहा, एक्चुअली अगर यह बात किसी को पता भी चल जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कृतिका को इन बातों की परवाह नहीं थी। मैंने राठौड़ फैमिली से अपना हर रिश्ता तोड़ लिया है। अगर कोई ना भी कहे तो भी लोग यही समझेंगे कि यह मेरा किया हुआ है। कृतिका भले ही राठौड़ फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा उनके लिए जरा भी कम नहीं हुआ था। खैर, यह सब छोड़ो, यह बताओ कि मुझे इंटरव्यू के लिए कब जाना है? कृतिका ने सवाल किया। कल ही, अनिरुद्ध ने कहा। सुबह 9 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना तुम्हें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कृतिका ने जैसे ही यह कहा अनिरुद्ध का फ़ोन बज उठा। अनिरुद्ध ने फ़ोन उठाया और बस हेलो कहने के बाद वह चुप हो गया। कृतिका को सुनाई नहीं दिया कि दूसरी तरफ से फ़ोन पर अनिरुद्ध को कॉल करने वाला क्या कह रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह उसकी बातें सुनता गया उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। इतना कहते हुए अनिरुद्ध ने गुस्से से अपना पैर पास की दीवार पर दे मारा। हे, क्या हुआ? कृतिका ने अनिरुद्ध को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। डायरेक्टर फरहान को कुछ समय पहले होश आया है। मुझे नहीं पता बीरेंद्र ने उससे क्या कहा, लेकिन फरहान ने उसके साथ जो भी हुआ उसे बस एक एक्सीडेंट बताया है। उसने यह भी कहा है कि कमरे में उसके पास सोनाली नहीं थी। क्योंकि पुलिस के पास और कोई एविडेंस भी नहीं था तो उन्हें इस मैटर पे अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करनी पड़ी। इस बार किसी तरह सोनाली ने खुद को बचा लिया। अनिरुद्ध ने पूरी नफरत से यह कहा। ऐसा होना ही था।
मेरे पिता सोनाली पे जान छिड़कते हैं। वह उसके साथ कुछ बुरा कैसे होने देते। कृतिका को अचानक ही हंसी आ गई। अगर इस जन्म में वह इतना सब होने के बाद भी सोनाली को बचा सकता है तो पिछले जन्म में वह कृतिका को भी बचा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जानबूझकर उसे सोनाली को बचाने के लिए बलि पर चढ़ा दिया। अब यह साफ हो गया था कि वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा सकता था कि कृतिका अच्छे से जी रही है। वह तो उसे जान से मार देना चाहता था। जब से उसे दूसरा जन्म मिला है तब से उसे यही लग रहा था कि वह बीरेंद्र को अच्छे से समझ गई है। लेकिन जब भी वह ऐसा सोचती तभी बीरेंद्र फिर से उसे अपना एक नया रंग दिखाता था। पहले कृतिका को यही लगता था कि उसके पिता भी यही समझ बैठे थे कि उसने ही फरहान को घायल किया था। लेकिन अब वह यह जान गई थी कि वह शुरू से ही सब कुछ जानते थे। वह यह भी जानते थे कि कृतिका इनोसेंट है। फिर भी उन्होंने उसे सोनाली के बदले जेल जाने दिया। शुरू में उसे यही लगता था कि उसके पिता के पास सोनाली को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे जेल भेज दिया। लेकिन आज कृतिका को मालूम चला था कि उनके पास और भी रास्ते थे सोनाली को बचाने के और कृतिका को जेल जाने से बचाने के। लेकिन वह उससे इतना नफरत करते थे कि उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कृतिका को अपने पिता से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने उसे जेल जाने से क्यों नहीं बचाया था। सुनने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बीरेंद्र को सोनाली ज़्यादा पसंद है तो वह उस पर ही अपना प्यार लुटाए। उसने उसके साथ क्या बुरा किया था जो उसे मरने पर मजबूर कर रहा था। यह पूछना चाहती थी कि क्या सच में वह उसका पिता है। कृतिका के लिए परेशान होते हुए अनिरुद्ध ने तेज आवाज में उसका नाम लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बीरेंद्र कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह था तो कृतिका का पिता ही। इसके अलावा अपने पिता के इस रूखे बर्ताव से क्या कृतिका उदास नहीं हो सकती थी। भले ही उसका दिल पत्थर का हो चुका था, लेकिन थी तो वह अभी भी एक जिंदा इंसान। मैं ठीक हूँ। कृतिका ने एक लंबी सांस लेते हुए खुद को संभाला। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। वह इंसान को मैं अच्छे से समझती हूँ। वह यह सब करेगा इसका अंदाजा मुझे पहले से ही था। हाँ, अनिरुद्ध ने तुरंत कहा। बीरेंद्र कितना बदकिस्मत है जो उसने तुम जैसी प्यार करने वाली एक काबिल बेटी को खो दिया। लेकिन कृति, अनुराधा आंटी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं भी हूँ। कृतिका मुस्कुराई, जैसे थोड़ी देर पहले हुई बातें उसे याद ही नहीं थी। फरहान का होश में आना एक बड़ी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हें तुरंत जाकर इस बारे में और जानकारी जुटानी होगी, है ना? हाँ यार, मुझे जाना पड़ेगा। तुम तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, कृतिका ने कहा। अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए अनिरुद्ध ने कृतिका को बाय कहा और वहाँ से निकल गया। जब कृतिका वापस अनुराधा के कमरे में जा रही थी तभी उसकी नज़र बलवंत और सेरा पर पड़ी। उसे लगा जैसे वे दोनों उससे कुछ कहना चाह रहे थे। इसके अलावा वे दोनों एक दूसरे को कोहनी से धक्का मारते हुए उसकी तरफ बार बार देख रहे थे। कृतिका समझ गई थी कि उससे कुछ कहना चाह रहे थे। सेरा, बलवंत, क्या आप दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कृतिका ने उसके पास जाकर सवाल किया। सेरा ने बलवंत के पेट में अपनी उंगली जोर से घुसा दी। उन दोनों को यह बात खल रही थी कि निखिल सर ने कृतिका की कितनी मदद की थी, लेकिन कृतिका को इस बारे में जरा भी पता नहीं था। जिस लड़की को वह प्यार करते हैं वह ऐसे ही चुपचाप उसकी हेल्प करते नहीं रह सकते। उस लड़की को उनके दिल का हाल पता ही होना चाहिए, तभी तो वह लड़की जान पाएगी कि निखिल ओबराय कितने अच्छा लड़का है। इसलिए वह दोनों कृतिका को इस बारे में बताना चाहते थे। और अगर निखिल ओबराय खुद कृतिका को यह सब बता दे तो शायद उसे ऐसा लगता जैसे निखिल ओबराय कुछ ज़्यादा ही डिंग मार रहा है। वह हम कहना चाह रहे थे कि
बलवंत ने बड़ी मुश्किल से कहना शुरू किया। एक्चुअली अनिरुद्ध सर को फरहान और वीरेंद्र के बारे में पूरी बात नहीं पता। कुछ और है जो आपको मालूम होना चाहिए। आपको काफ़ी शौक लगेगा, शायद गुस्सा भी बहुत आए, लेकिन आपको इस बारे में सब कुछ सही सही पता होना चाहिए। तभी ज़रूरत पड़ने पर आप अपना बचाव करने के लिए पहले से तैयार रहेंगी। कृतिका उनकी बात की सीरियसनेस को समझ कर पास की एक चेयर पर बैठ गई। मैं रेडी हूँ, आगे कहो। बलवंत और सेरा ने फिर से एक दूसरे को देखा। आखिरकार बलवंत ने ही आगे की बात कही। सोनाली को इन्वॉल्व ना करने के एग्रीमेंट के बाद वीरेंद्र ने फरहान को सोनाली की जगह आपका नाम लेने को कहा था। वह चाहता था कि डायरेक्टर फरहान पुलिस से यह कहे कि उस कमरे में उस दिन उसके साथ आप थी। पहले आप उसकी मूवीज़ में रोल पाने के लिए उसके साथ सोई और फिर जब उसने आपको रोल देने से मना कर दिया तो आपने उसे इंजर्ड कर दिया। यह सुनकर कृतिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी ज़ोर से बांध ली कि उसकी उंगलियों के नाखून उसी की हथेली में धंस गए। वह इंसान इस हद तक गिर चुका था कि इस तरह की घिनौनी हरकतें अपनाकर वह उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। सोनाली को उसने बचा लिया, लेकिन उसके बाद भी वह कृतिका को बर्बाद करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर वीरेंद्र के साथ क्या गलत किया था जो उसे इतनी शिद्दत से नफरत करता था। कृतिका की हथेली से रिश्ता खून देख सेरा तड़प उठा। मुझे समझ नहीं आता आखिर इस वीरेंद्र की प्रॉब्लम क्या है। सोनाली को उसने बचा लिया, उसे अब कुछ नहीं होगा, फिर भी वह आपको बुरी तरह हर्ट करना चाहता है। वह सच में आपको जरा भी पसंद नहीं करता है ना सेरा। उस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर उस वक्त उसके सामने वीरेंद्र राठौर होता तो वह उसे जान से मार देता। किसने कहा कि सोनाली को वीरेंद्र ने बचा लिया? कृतिका का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, फिर भी वहाँ एक रूखी मुस्कान उभर आई थी। भले ही उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इस स्कैंडल ने उसकी इमेज इतनी खराब कर दी है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में उसे कोई काम नहीं मिलेगा। इस तरह से वह बर्बाद हो चुकी है और वीरेंद्र इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कृतिका आगे कहती रही, फरहान से वीरेंद्र सोनाली की जगह मेरा नाम पुलिस के सामने इसलिए लेने को कह रहा था ताकि लोग सोनाली को एक विक्टिम की तरह देखे और यह समझे कि उसकी पॉपुलैरिटी से जेलस होकर उसकी बड़ी बहन ने उसे फंसाने की कोशिश की। इससे सोनाली पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाते, लोगों की सिंपैथी भी उसे मिल जाती और उसका करियर भी बच जाता। सोनाली के लिए वह किसी भी हद तक जाकर मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। वह सन की बुढ़ा सेरा गुस्से से पागल हो गया था। क्या वह सिर्फ सोनाली का बाप है? वह तो उसकी अपनी बेटी भी नहीं, वह सिर्फ सन की ही नहीं, वह सठिया भी गया। सेरा को गुस्से में चिल्लाता देख बलवंत ने उसे शांत किया। वीरेंद्र की हर हरकत सबसे ज़्यादा कृतिका को हर्ट करने वाली थी। उसका परेशान और उदास होना जेन्यून था। बलवंत का इशारा समझ और कृतिका को उदास देख सेरा शांत हो गया। बलवंत ने राहत की सांस ली। वह तो अच्छा था कि ओबराय सर ने फरहान पर भी नज़र रखी हुई थी। उसके होश में आते ही उन्होंने उससे मिलकर उसे वीरेंद्र की शर्तों को न मानने का ऑर्डर दे दिया। अगर वो ओबराय सर की बात नहीं मानता तो ओबराय कॉरपोरेशन फरहान को फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर देती। इस डर के कारण फरहान ने आपको फंसाने वाली वीरेंद्र की बात नहीं मानी और बस सोनाली का नाम न लेने के लिए राजी हुआ। ओबराय सर सोनाली के अगेंस्ट चाहे कुछ भी ना करे, लेकिन फरहान उसे छोड़ने वाला नहीं। वह एक फेमस डायरेक्टर है, लेकिन इस स्कैंडल ने उसकी भी इमेज काफ़ी ख़राब कर दी है और रियलिटी में तो वह यह जानता ही है कि सोनाली ने ही उसे हर्ट किया था। इसलिए वह सोनाली से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगा। वह अपने कनेक्शन यूज कर सोनाली को फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ
टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी काम नहीं करने देगा। सोनाली जेल जाने से तो बच गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी मुश्किल होने वाली थी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की नज़र में उसकी इमेज अब एक पूरी तरह से घटिया, नीच और गिरी हुई लड़की की बन गई थी। मैं समझती हूँ कि आप दोनों क्या कहना चाहते हैं। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। कृतिका जानती थी कि सेरा और बलवंत उसे केयरफुल रहने को कह रहे थे। कृतिका उठी और अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ी कि दरवाजे पर उसे अनुराधा खड़ी दिखाई दी। भगवान जाने वह कितनी देर से वहाँ खड़ी थी। चूंकि लंबी कदकाठी के कारण दरवाजे के सामने एक साथ खड़े बलवंत और सेरा के पीछे दरवाजा छिप गया था। इस कारण कृतिका दरवाजे पर आकर खड़ी हुई अनुराधा को नहीं देख पाई। माँ! कृतिका दौड़कर अनुराधा के पास आई, जो कि चक्कर आने से गिरने ही वाली थी। आप? मैंने सब सुन लिया। अनुराधा की आंखें गुस्से से लाल थी। उसका पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था। माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो हुआ वह तो अच्छा ही हुआ है ना। कृतिका ने अनुराधा को थामा। पहले आप बेड पर चलो। कम से कम मेरे लिए तो आपको अपना ख्याल रखना होगा ना माँ। इतनी लापरवाही ठीक नहीं, जो आप बेड से बिना बताए उठकर कमरे से बाहर आ गई। ऐसे तो आपका जख्म बार बार उभर आएगा। फिर आप ठीक कैसे होंगी, और फिर आप घर कैसे आएंगी मेरे साथ। सॉरी बेटा, आगे से पक्का ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अनुराधा समझ रही थी कि बिना ठीक हुए वह कृतिका की कोई हेल्प नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इन हरकतों से वह उसकी परेशानी और भी बढ़ाती जाएगी। कि बेड पर आने के बाद उन्होंने कहा, आज से अपने पिता को तुम्हें पिता की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारा पिता कहलाने के लायक ही नहीं। अनुराधा पछता रही थी कि कितने सारे अच्छे लड़कों को छोड़ उसने इतने नीच इंसान के साथ शादी की थी, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि उस नीच इंसान के कारण ही उसे इतनी प्यारी बेटी मिली है। अगर वो नहीं होता तो उसे कृतिका कभी नहीं मिलती। यह सब जानने के बाद क्या करेगी कृतिका? इसके आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।